हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हम करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर एक नया टॉपिक विच इज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अच्छा, इस चैप्टर में हर दिन आपको माइक्रोब्स का एक नया एस्पेक्ट पढ़ना है, एक नई दुनिया पढ़नी है कि माइक्रोब्स को और कहाँ यूज किया जा रहा है, एक नया उनका वैरायटी ऑफ या फील्ड ऑफ या काइंड ऑफ एप्लीकेशन पढ़ना है कि यहां भी इन्हें यूज किया जा रहा है। जैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हमने सबसे पहले पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, आज हम पढ़ रहे हैं कहां पर माइक्रोब्स का यूज सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे किया जा रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमेशा की तरह मैं आपको शुरुआत में भी पूरा लेक्चर आखिरी तक बिल्कुल ऐसे डुबकी लगा के लेकर आती हूँ, ठीक, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और लास्ट में भी हम एक बार पूरा बिल्कुल शुरू से आखिरी तक फिर से रिव्यू लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। ठीक, चलो पहले देख लें कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले जानने वाले हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स को कैसे यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, ऐसा क्या इनका एक्शन है, ऐसा क्या इनका काम है जो ये करके दे रहे हैं हमें। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, पूरा जो ट्रीटमेंट है इनका सीवेज ट्रीटमेंट, ये 2 स्टेजेस में चलता है, जैसा कि लिखा हुआ है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो मटेरियल जो बनेगा वो कहलाता है प्राइमरी स्लज। फिर आएगा आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाला पार्ट, फिर उसमें भी कुछ कुछ टर्म्स आएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप पहुंचोगे कहां तक, एक ऐसा टर्म जिसके बारे में आप जनरल नॉलेज में भी पढ़ते हो, जिसके बारे में आपने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है, जिसके बारे में आपको आज भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, विच इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, यहां और अच्छे से लिखा है शायद, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस टर्म को हमें समझना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ टर्म जिससे क्वेश्चंस आते हैं अराउंड। ठीक है, इसके बाद हम पहुंचेंगे हम पहुंचेंगे इसके बाद कि ये जो हम सीवेज ट्रीटमेंट को पढ़ रहे हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फाइनली इससे कैसे सीवेज जो है वो क्या होगा, प्रॉपर डिस्पोजल उसका होता है। ठीक, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान का लास्ट जो उसका गोल है वो किस तरह से किस प्रोडक्ट में उसको जो है वो कन्वर्ट करता है, यहां तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, यहां तक हम पहुंचेंगे, फिर हम देखेंगे उस टर्म के बारे में जिसके बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हो। आप बोलोगे मैडम आप तो हर टॉपिक के बारे में ऐसा बोल रहे हो, चैप्टर के हर एक टॉपिक के बारे में आप यही बोल रहे हो कि आप लोग जानते हो जानते हो जानते हो, तो भाई यार बताओ क्या गलत कह रही हूं मैं। आप सबने पढ़ा हुआ है, आप सबने पढ़ा हुआ है, इनफैक्ट बनाया हुआ है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने जूनियर क्लासेस में वो जो चार्ट बनाने का प्रोजेक्ट बनता था कि भाई चार्ट पे आपको प्रोजेक्ट बना के लाना है, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने गोबर गैस प्लांट का वो चार्ट ना बनाया हो, जिसने बायोगैस प्लांट का वो चार्ट ना बनाया हो। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सा प्रोजेक्ट हुआ करता था। इनफैक्ट अब तो स्कूल्स में बोलना पड़ता है कि भाई कोई 1 या 2 ही बनाना, सबके सब एक ही मत बना के ले आना, सब बायोगैस बना रहे हैं, सब उसी का प्लांट बना रहे हैं, सब उसी का मॉडल बना रहे हैं। इतना ज्यादा कॉमन ये टॉपिक है, तो मैं क्यों ना कहूं कि आपने सुना हुआ है। सुना हुआ है भाई, सच में सुना हुआ है। चलो आगे देखें, यही तक आपको पढ़ना है। ठीक है, बायोगैस के बारे में आपको पढ़ना है, देन आपको लास्ट में सुनने को मिलेगा इसमें ये वाला प्लान। ठीक है, ये प्लान के बारे में, ये भी आपका पता है जीके वाला टॉपिक है, ये आपको जीके में भी पूछा जाता है। ये गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, कैसे इनकी क्लीनिंग से रिलेटेड जो मेजर्स है उनको लिया गया था, कैसे उससे रिलेटेड जो कुछ स्टेप्स को लिया गया था, वहां पर भी यूज किसका हुआ, माइक्रोब्स का। हर जगह इन सब चीजों को क्लीन करने के लिए सारे डिस्पोजल में, ट्रीटमेंट्स में यूज किसका हुआ, माइक्रोब्स का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना यहीं से। यस, सबसे पहले तो हमेशा एनसीईआरटी हमें बताती है हर एक टॉपिक की हिस्ट्री, कि वो टॉपिक स्टार्ट हुआ तो हुआ क्यों या फिर कहां से। सीवेज ट्रीटमेंट की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होगा। अभी तो ये तो हमें पता ही है कि भाई ये जितना भी वेस्ट वाटर जितना भी जनरेट होता है और जितने भी वेस्ट मटेरियल्स जनरेट होते हैं उन सब का डिस्पोजल कैसे होता है। बहुत ही ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में सब कुछ जनरेट हो रहा है, मटेरियल्स बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में जनरेट होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट डिस्पोजल भी जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रॉपर तरीकों से होता है। अब उसके ट्रीटमेंट प्लान्स में कहां कहां पर इम्प्रोवाइज किया गया, किस तरीके से उन्हें ट्रीट किया गया, ये सारा कुछ आपको यहां जानने को मिलने वाला है। एक मेजर कंपोनेंट क्या है इस वेस्ट वाटर का, इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। इस पूरे वेस्ट वाटर का मेजर कंपोनेंट क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटा। दिस इज द मेजर कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट। ठीक है, दिस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीवेज। इसी को सीवेज कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। कलर आजा, इसे क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। ठीक,
It continues or it contains large amounts of organic matter and microbes, many of which are pathogenic. इसमें बहुत सारे organic matters होते हैं, microbes होते हैं और होते हैं कैसे, pathogenic. ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट इनका कैसा होता है, पैथोजेनिक. ठीक, मैक्सिमम अमाउंट इनका कैसा होता है, पैथोजेनिक. अब पैथोजेंस हमें पता है क्या है, पैथोजेंस आर द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. पैथोजेंस के बारे में हमें क्या पता है, कौन होते हैं ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं. मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, डिजीजेस को कॉज कर रहे हैं. बस उन्हीं के बारे में देखो. ये जितना भी यहाँ पर सीवेज मटेरियल है, ठीक है, जो भी हम ह्यूमन एक्सक्रीटा के बारे में कह रहे हैं कि ये क्या है, पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. ये क्या करता है, इसके अंदर होते हैं बहुत सारे क्या, पैथोजेनिक माइक्रोब्स, या फिर आप कह लो कि बहुत सारा होता है इसमें ऑर्गेनिक मैटर. ठीक, अब इस ऑर्गेनिक मैटर और इन सारे पैथोजेनिक माइक्रोब्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, ये बात तो भाई वाकई जानने वाली है. कैसे, आप समझो कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, इतनी मिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन, ठीक है, इतनी बड़ी, इतनी सारी पॉपुलेशन, और कौन ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसकी जो साइकिल है, ठीक है, जिसकी लाइफ साइकिल में ईटिंग एंड एक्सक्रीटिंग दोनों प्रोसेस ना इन्वॉल्व हो. भाई ईट करना, ठीक है, डाइजेस्ट करना और एक्सक्रीट करना, ये हमारी बेसिक प्रोसेसेस हैं, ये हमारी नेचुरल प्रोसेसेस हैं. कौन सा ह्यूमन बीइंग ऐसा है जिससे आप ये कह सको, या जिसको आप ऐसे कंसिडर कर सको कि सिर्फ इतने ही पीपल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीटा जनरेट कर रहे हैं. भाई सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स, सारे के सारे एनिमल्स क्या करते हैं, एक्सक्रीटा जनरेट करते हैं. इनमें से अगर हम बात करें स्पेसिफिकली किसकी, ह्यूमन एक्सक्रीटा की, तो ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है वो क्या कहलाता है, सीवेज कहलाता है. और इससे ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें से जितने भी ज्यादा माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोब्स कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं. इसलिए इन्हें ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी. दूसरी बात कि अगर इस पूरे के पूरे सीवेज को किसी वाटर बॉडी में डाल दिया गया, या कहीं पर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बना के, या इसकी कहीं प्रॉपर एक लोकेशन बनाकर इसे ट्रीट नहीं किया गया या स्टोर नहीं किया गया, तो रैंडमली ये अगर XYZ किसी लैंड पर, किसी वाटर बॉडी पर या कहीं पर भी अगर होता है, तो वहां क्या करेगा, बहुत ज्यादा पोल्यूशन को क्रिएट करेगा, बहुत सारी बीमारियों को फैलाएगा और n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा. ठीक है, n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा. तो बस वही जान लेते हैं यहां पर कि भाई इन n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को निपटने के लिए कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट का फंडा निकाला गया, कौन सी ऐसी प्रोसेस निकाली गई जिससे इन सबको ट्रीट किया जाता है. कैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतना सारा जो ह्यूमन वेस्ट जनरेट होता है उसे ट्रीट किया जाता है, उसको किस प्रोसेस के तहत जो है वो दुनिया में चल रही है ये सारी चीजें, और कैसे ये सब कुछ मैनेज हो रहा है. ठीक है, अगर आज तक ऐसा नहीं सोचा है तो अभी सोच लो, और बस इसी क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ो कि भाई ये सब कुछ मैनेज कैसे हो रहा है. हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपना जो है वो रिलीज करता है, और उसके बाद फिर अगर इतना ज्यादा पॉपुलेशन में इतना सारा अगर एक्सक्रीटरी मटेरियल रिलीज होता है डेली, ठीक है, ऑन डेली बेसिस, तो फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है, चलो समझते हैं. Have you ever wondered where this huge quantity of sewage or urban wastewater is disposed of daily? कहाँ होता है ये डिस्पोज, कहाँ डेली इसको डिस्पोज किया जा रहा है, कैसे इसको ट्रीट किया जा रहा है, कहाँ जाकर स्टोर हो रहा है. मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर डेली अगर इसको क्या ना किया जाए, डिकम्पोज ना किया जाए, अगर इसको कहीं रिसाइकल ना किया जा रहा हो, अगर इसको कहीं डिस्पोज ना किया जा रहा हो, और सिर्फ स्टोर ही होता रहे, अगर सिर्फ स्टोर ही होता रहे ये एक्सक्रीटरी मटेरियल, तो मुझे तो लगता है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, आप अगर सोच के देखो कि डेली हर इंसान क्या करता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिलीज करता है, तो फिर तो एक टाइम के बाद तो पूरी अर्थ जो है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट से भर जानी चाहिए थी. हाँ, क्यों, मतलब अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस इसके पीछे है, कोई ना कोई मैकेनिज्म तो जो है वो इसको हेल्प कर रहा है, किस चीज में, डिस्पोज करने में. कोई मैकेनिज्म तो जो है इसको हेल्प कर रहा है डिस्पोज करने में. कौन सा मैकेनिज्म, कैसे होता है डिस्पोजल, बस यही पढ़ना है बेटा, बस यही पढ़ना है. आज स्टार्ट करें. This cannot be discharged into natural water bodies like river, stream directly. You can understand why, है ना. इसे नेचुरल बॉडीज में डायरेक्टली ऐसे तो स्ट्रीम्स में बहा नहीं दिया जा सकता, और इसका रीजन आपको पता है. ठीक है, कि हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर वैसे ही कम है, उसमें हम अगर सारा वेस्ट डाल देंगे, जो कि वेस्ट इतनी ज्यादा अमाउंट में जनरेट हो रहा है, डेली हो रहा है, उसमें अगर सारा वेस्ट डाल देंगे तो भाई प्योर वाटर कहाँ से मिलेगा, पियोगे क्या. ठीक है, पियोगे क्या. तो बिफोर डिस्पोजल, हैंस sewage is treated in sewage treatment plants to make it less polluting. डिस्पोजल से पहले, ठीक है,
इस सीवेज को, इस पूरे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को डिस्पोज करने से पहले क्या किया जाता है, इसको ट्रीट किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में इसे ट्रीट किया जाता है ताकि ये कैसा बन जाए, लेस पोल्यूटिंग बन जाए। कम से कम जो पहले इतने सारे पैथोजेंस को कैरी कर रहा था वो तो उसके अंदर ना रहे, है ना। लेस पोल्यूटिंग अमाउंट में उसको लाकर स्टेट में उसे लाकर फिर डिस्पोज किया जाता है। अब ये कैसे होगा, कैसे होगा ऐसा कि जो जिस स्टेट पे वो क्या होता है, एक्सक्रीट होता है बॉडी से, उस स्टेट से उसको लेस पोल्यूटिंग स्टेट पर कैसे लाए जाएंगे। बस यही आएगा आपका, ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस है इसी में आएंगी आपकी क्या, सीवेज ट्रीटमेंट की स्टेप्स जो आपको पढ़नी है ना। कि हम जो कह रहे हैं, मैंने आपको बताया कि प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा, ये पूरा ट्रीटमेंट जो है वो इसी से रिलेटेड है, इसी कन्वर्जन से रिलेटेड है। अब देखें, see, treatment of wastewater is done by the heterotrophic microbes naturally present in the sewage। ये जो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट है ये किससे होता है, ये होता है हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब से। अब आई ना काम की बात, अब आई ना काम की बात कि पूरा आप बातें करे जा रहे हो मैम, सीवेज ट्रीटमेंट होता है, डिस्पोजल होता है, लेस पॉल्यूटिंग बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, कैसे, कौन कर रहा है, ये पूरा का पूरा वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट है ये कौन करता है, एक हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब करता है जो कि नेचुरली उस सीवेज में ही प्रेजेंट होता है। आप नहीं उसको वहां कहीं पर लाके पुट कर रहे हो उस सीवेज के अंदर, वो नेचुरली उसी सीवेज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर ये उसी में प्रेजेंट होता है तो फिर हमें क्या जरूरत है इसको ट्रीट करवाने की, सोचो। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अगर नेचुरली उसमें एक हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब प्रेजेंट है जो उसे डिस्पोज करवा रहा है, तो फिर हमें क्या जरूरत है इसको सीवेज ट्रीटमेंट पूरे प्लान को जनरेट करने की और ये सारी प्राइमरी सेकेंडरी स्टेप्स को जनरेट करने की क्या जरूरत है, समझते हैं। सी, ट्रीटमेंट जो है वो 2 स्टेजेस में हो रहा है। क्या कर रहे हैं इन स्टेजेस में हम ऐसा जान लेते हैं। सी, प्राइमरी स्टेज में क्या किया जाता है, प्राइमरी स्टेज पर क्या किया जाता है, सबसे पहले तो कलर लिया जाता है, फिर उसको हाईलाइट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स सच एज लार्ज एंड स्मॉल, ठीक है, फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन। ठीक है, सबसे पहले तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है, ठीक है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है उस पूरे वेस्ट प्रोडक्ट से क्या किया जाता है, इन्हें पार्टिकल्स को इनके अंदर से फिजिकली रिमूव किया जाता है। लार्ज पार्टिकल्स को अलग, स्मॉल पार्टिकल्स को अलग। ठीक है, पूरा का पूरा जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है ना, ठीक है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, कंसिस्टेंटली एक्सक्रीटरी ही यूज नहीं करना है वर्ड हमें, पूरे के पूरे ओवरऑल वेस्ट मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें से, ठीक है, पहले तो फिजिकल रिमूवल होता है, लार्ज पार्टिकल्स का अलग, स्मॉल पार्टिकल्स का अलग। ठीक है, फिजिकली रिमूव किया जाता है, ये कहलाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। These are removed in stages। अब इनको भी कई सारी स्टेजेस में रिमूव किया जाएगा। ठीक है, इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ठीक है, जो ऊपर फ्लोट कर रहा है उसे क्या किया जाता है, सिक्वेंशियली फिल्ट्रेट कर करके जो ऊपर फ्लोट कर रहा है उसे अलग डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, चीजों को अलग अलग बांट रहे हैं कि भाई इसका फ्लोटिंग वाला पोर्शन अलग हो जाए, लार्ज पार्टिकल अलग हो जाए, स्मॉल पार्टिकल्स अलग हो जाए, ताकि उनका ट्रीटमेंट उस अकॉर्डिंग किया जा सके। तो बस वैसे ही जो उसका फ्लोटिंग पार्ट है उसे क्या कर दिया जाता है, एक अलग सेक्शन में कर देते हैं। ठीक है, हम उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं फ्लोटिंग सेक्शन को अलग। कैसे, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की हेल्प से। ठीक, उसके बाद वाले पार्ट को क्या करेंगे, उसके बाद वाले पार्ट को क्या करेंगे, देन द ग्रिट, मतलब जो सॉइल और स्मॉल पेबल्स वाला पोर्शन है। ठीक है, जो ग्रिट है, सॉइल और स्मॉल पेबल्स वाला पोर्शन, उसका क्या करेंगे, इसे रिमूव करेंगे सेडिमेंटेशन से। ठीक है, सेडिमेंटेशन से आपको पता है क्या सेडिमेंट होगा, सेडिमेंटेशन से आपको पता है क्या सेडिमेंट होगा, ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज आर द सुपरनेटेंट फॉर्म्स और द एफ्लुएंट। जितने भी सॉलिड पार्ट्स, ठीक है, यहां से जितना भी सॉलिड मटेरियल जो कि सेडिमेंट हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, उसे आप कहोगे प्राइमरी स्लज। क्या कहोगे, प्राइमरी स्लज। ठीक है, देखो
ये जितनी भी सारी मैं आपको मैकेनिज्म बता रही हूँ, सुनने में ये सब कुछ आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ इट्स अ स्टोरी, ठीक है। हाँ सीवेज ट्रीटमेंट होता है ना, वेस्ट मटेरियल्स को क्या किया जाता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है, वरना जितना भी वेस्ट मटेरियल पूरी दुनिया में जनरेट होता है, जितना भी कचरा हम जनरेट करते हैं, जितना भी सीवेज हम जनरेट करते हैं, वो सबसे ही पूरी दुनिया भर जाएगी अगर उसको डिस्पोज ना करें, उसको रिसाइकल ना करें, है ना। तो ये सब तो होता है मैम, ठीक है। कैसे होता है ये भी चलो समझ लिया मैम कि इनको हम अलग अलग स्टेजेस में प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के थ्रू डिस्पोज करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकली हम उन्हें क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं कि जो उसका फ्लोटिंग मटेरियल है उसे अलग कर दिया, ठीक है, लार्ज पार्टिकल्स को फिजिकली अलग कर दिया और सेग्रीगेट कर दिया किससे, स्मॉल पार्टिकल से। ये हो गई इसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट वाली स्टेप। अब इसी प्राइमरी ट्रीटमेंट में वो कह रहे हैं कि जो अब ग्रिट बचेगा, ठीक है, जिसमें क्या है, सॉइल और स्मॉल पेबल्स हैं, ठीक, इसे क्या करेंगे, इसे सेडिमेंटेशन से रिमूव करेंगे, एक दूसरे से अलग करेंगे सेडिमेंटेशन से। जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, जितना भी सॉलिड पोर्शन होगा वो सब क्या हो जाएगा, सेटल डाउन, ठीक है। ये सारे सॉलिड्स क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे इस प्राइमरी स्लज से, ठीक है। क्या कहेंगे इसे हम, इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी स्लज। ये सारे टर्म्स जो मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ ना, बस यही इस पूरे आज के टॉपिक की जान है। आज के टॉपिक को अगर आपको बिल्कुल ऐसे अपनी मुट्ठी में रखना है और इसके बारे में कभी भी किसी भी कंफ्यूजन से बचना है, तो आपको ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ दिख रहे हैं जिन्हें मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ, ठीक है, एक बार मैं वापस आ रही हूँ पीछे से, ठीक, ये देखो यहाँ से जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इन सबको बस आपको अपने मुट्ठी में रखना है, इनको नहीं भूलना, फिर ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको हमेशा समझ आएगा। देखो यहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, STPs, ठीक है, इन्हें क्या कह रहे हैं हम, STPs, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक। अब ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपको लग रहा होगा मैम इतना इजी, इसी का जब ऑब्जेक्टिव आता है ना, उसमें सिर्फ इतना लिख देते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। आप सोचो कितना माइन्यूट सा चेंज है, ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ सेम ही तो है, किसी पे भी टिक करके आ जाते हैं, ध्यान ही नहीं दिया, प्लांट्स की बात हो रही है, समझ रहे हो। जैसे जैसे ये टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, जैसे जैसे ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है सब कुछ बहुत इजी है, लेकिन जब इसी के क्वेश्चंस आते हैं तो इतना सा जो इतना बिल्कुल माइन्यूट सा जो चेंज है वो घुमाता है यार। अरे इतनी सी चीज है, यहीं पर इसको क्या करके रखो, बिल्कुल भी। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि चीजें EVS वाली जरूर है, चीजें ईजी जरूर है, प्रोसेसेस कन्वीनियंट जरूर है कि हाँ भाई ये सब कुछ तो हम आसपास सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, जनरल नॉलेज में भी पढ़ लेते हैं, EVS में भी पढ़ते आ रहे हैं, तो आसान है। पर अप्रोच याद रखना कि इस आसान चीज के नंबर कभी भी जाने नहीं चाहिए। अगर किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को अगर आपने पढ़ा ही नहीं है और नंबर चले जाए फिर भी ठीक, लेकिन अगर इतनी इजी चीज जो आप पढ़ भी रहे हो फिर भी नंबर चले जाए तो बहुत दुख की बात, ये नहीं होने देना। ऐसी छोटी छोटी चीजों को यहाँ पर ध्यान देते चलोगे जो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ट्रीटमेंट जो होगा वो 2 स्टेजेस में चल रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज में। प्राइमरी स्टेज में क्या हो रहा है, फिजिकल रिमूवल हो रहा है पार्टिकल्स का, ठीक है, लार्ज अलग स्मॉल अलग। अब यहां पर क्या होगा, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, ठीक है। कई सारी स्टेजेस इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। पहले जो फ्लोटिंग डेब्रिस है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से अलग कर दिया जाएगा। जो ग्रिट बचेगा सॉइल और पेबल्स वाला, उसको फिर सेडिमेंट करेंगे। सेडिमेंट करने पर पूरा जो सॉलिड होगा वही सेटल होगा ना भाई, हेवियर पार्टिकल्स ही तो सेटल होंगे, तो सॉलिड मटेरियल सेटल हो जाएगा, कहलाएगा प्राइमरी स्लज। क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्लज कहलाएगा, ठीक है। टर्म याद रहेगा ना, प्राइमरी स्लज। कौन है ये, कौन है ये, क्यों मैं इसको बार बार घुमा फिरा के लेके आ रही हूँ, बार कहानी अपनी यहीं पर, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बस इसके टर्म्स सारे आपको टॉपिक के बने रहे दिमाग में। प्राइमरी स्लज क्या है, ये जो सॉलिड मटेरियल पूरा का पूरा क्या हुआ था, सेडिमेंट हुआ था, ठीक है, किसमें से, ग्रिट से। देखो ये टर्म, ये भी एक टर्म है, ठीक, किससे, ग्रिट से। ग्रिट जिसमें क्या है, सॉइल भी है, स्मॉल पेबल्स भी हैं। अब इसी को हमने क्या किया, सेडिमेंट किया। सेडिमेंट किया तो जो सॉलिड पार्टिकल जो कि सेडिमेंट हो गया, सेटल हो गया, उसे हमने कहा प्राइमरी स्लज। क्या कहा, प्राइमरी स्लज, ठीक है। एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट, और जो ऊपर बचा है अब, ठीक है, वो पूरा का पूरा क्या हो गया, इफ्लुएंट। क्या हो गया, इफ्लुएंट। इफ्लुएंट, ठीक है, क्लियर। अब ये जो इफ्लुएंट है फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक
इज टेकन फ्रॉम फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, जो सेटल हो गया वो तो ठीक है, जो अभी भी रह गया है ऊपर, अब उसको वापस से निकाल लिया जाएगा प्राइमरी टैंक से। कहां ले जाएंगे? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, कि भाई इसका काम अभी नहीं हो पाया, इसको अब करवा दो। ठीक है, इसे निकाल लिया जाएगा प्राइमरी सेटलिंग टैंक से और ले जाएंगे इसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। हो गया प्राइमरी कंप्लीट। ठीक है, प्राइमरी हो गया कंप्लीट। अब इसे प्राइमरी सेटलिंग टैंक से निकाल लेंगे कि भाई इसका काम नहीं हो पाया, जो नीचे सेटल हो गया है प्राइमरी स्लज वो तो ठीक है, जो अभी ऊपर बच गया है एफ्लुएंट उसको यूज करना पड़ेगा, उसको ले जाना पड़ेगा हमें और ज्यादा ट्रीट करना पड़ेगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो इसलिए उसे निकाल लिया प्राइमरी सेटलिंग टैंक से और ले जा रहे हैं किसके लिए? सेकेंडरी ट्रीटमेंट को करवाने के लिए। चलो देखते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में उसे क्या भुगतना पड़ा, क्या किया गया उसके साथ। सी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होगा इसे कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इससे पहले वाला कैसा हुआ था? फिजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है उसको फिजिकल भी कहते हैं, उसमें क्योंकि फिजिकल रिमूवल हो रहा है ना, ठीक है, और सेडिमेंटेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये सब प्रोसेस चल रही है, उसे फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। किसे? प्राइमरी ट्रीटमेंट को। अब कौन सा आया? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और क्या कहते हैं इसे? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या किया? जो प्राइमरी एफ्लुएंट था इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स। ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट है इसे बहुत ही लार्ज एरेशन टैंक्स में पास किया गया, वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। जहां पर ये कॉन्स्टेंटली, देखो इस तरीके से, ये जो सेकेंडरी यहां पर हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की, जहां पर ये कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है? रन कर रहा है, पास किया जा रहा है इसको। ठीक है, ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट यहां से निकाला है हमने, रुक जाओ इसको जरा मैं कर दूं पहले हाईलाइट। ये प्राइमरी इफ्लुएंट, ठीक है, जो आप प्राइमरी टैंक से, ठीक है, सेटलिंग टैंक से निकाल कर लाए हो। This primary effluent is passed into large aeration tanks, जहां पर इनमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर्स को क्या करने की कोशिश की जाएगी? पंप करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, लार्ज एरेशन टैंक्स के अंदर इनमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को पंप करने की कोशिश की जाएगी। उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? दिस अलाउज, जितनी ज्यादा इसमें एयर पंप होगी, दिस अलाउज वाइग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। ठीक है, फ्लॉक्स क्या है? ये हटा देती हूं मैं। देखो ये एक और टर्म बहुत इंपॉर्टेंट आ गया यहां पर, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या है? masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh like structures। फ्लॉक्स क्या है? फ्लॉक्स वो मासेस ऑफ बैक्टीरियाज हैं जो कि किसके साथ जुड़े हुए? फंगल फिलामेंट्स के साथ, बिल्कुल मैश लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। फंगस का तो आपको पता ही है कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, किस तरीके से ये अपनी, कोई इनकी सेल्यूलर बॉडी तो होती नहीं है, इनकी कैसी होती है? माइसीलियम, जाल, नेटवर्क फैला होता है इनका आसपास। ठीक है, तो बस इनका वो जो नेटवर्क लाइक पूरा का पूरा अपीयरेंस है, इनका जो स्ट्रक्चर है, उसके साथ जुड़ा हुआ है कौन? बैक्टीरिया का मास, और ये बना रहे हैं क्या? एक मैश लाइक स्ट्रक्चर। अब इस मैश लाइक स्ट्रक्चर की यहां क्यों जरूरत पड़ी? ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर एयर पंप की जा रही है ना, इतनी ज्यादा एयर पंप की जा रही है, ऐसा क्यों? कि जितनी ज्यादा इसके अंदर एयर होगी उतनी ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे, जितनी ज्यादा इसके अंदर एयर ग्रोथ की जाएगी, एयर पंप की जाएगी, उतनी ज्यादा ग्रोथ के चांसेस बढ़ेंगे। किसके? एरोबिक माइक्रोब्स के। किसकी ग्रोथ होगी? एरोबिक माइक्रोब्स की। जितनी ज्यादा इसमें एयर पंप की जाएगी उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी किसकी? एरोबिक माइक्रोब्स की। क्लियर है इतनी बात? यहां तक क्लियर है? जो प्राइमरी इफ्लुएंट था उसके अंदर बहुत सारी एयर को पंप किया गया, और उसको एयर को पंप करने से हुआ क्या? एयर पंप करने से इसके अंदर हुई बहुत ज्यादा वाइग्रस ग्रोथ एरोबिक माइक्रोब्स की। ये एरोबिक माइक्रोब्स कौन है? जो कि एयर की प्रेजेंस में ही करते हैं अपना सारा मेथड ऑफ एक्शन, और इसीलिए जरूरत पड़ी यहां पर इस पूरे के पूरे प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर को पंप आउट करने की, जिसकी वजह से उसके अंदर वाइग्रस ग्रोथ हो गई एरोबिक माइक्रोब्स की। ये एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ के बाद हुआ क्या? डेवलप हुए फ्लॉक्स। फ्लॉक्स टर्म क्या है? फ्लॉक्स रिप्रेजेंट करता है मासेस ऑफ बैक्टीरिया को। फ्लॉक्स रिप्रेजेंट करता है किसको? मासेस ऑफ बैक्टीरिया को, विच आर एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मैश लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। अब देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इससे हुआ क्या? यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इससे हुआ क्या? क्या हुआ इससे? सी, जब ये स्ट्रक्चर्स ग्रो कर रहे हैं, ये जो एरोबिक बैक्टीरिया की हमने बात की,
ये जो माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, ये जो मैश लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ये जो अपनी इतनी वाइगरस ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत सारी एयर पंप कर दी उसके अंदर, प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर, है ना। अब ये जब ग्रो कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे? While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. ये microbes, आप ये समझो, कोई भी इंसान अगर कहीं पर ग्रो कर रहा है तो वो खाएगा भी ना कुछ, वरना कैसे ग्रो करेगा? तो जो माइक्रोब्स यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं वो क्या खाएंगे? वो उसी चीज को खाएंगे जिसे हम नहीं चाहते कि एग्जिस्ट करे। कौन सी? सी, These microbes consume the major part of organic matter in the effluent. ये मेजर पार्ट जो है ऑर्गेनिक मैटर का, जो उस इफ्लुएंट में पाया जा रहा है, प्राइमरी इफ्लुएंट में, उसको खा जाएंगे। समझे बात? ये जो माइक्रोब्स हैं, एरोबिक माइक्रोब्स, ये क्या करेंगे? उस मेजर ऑर्गेनिक मैटर के पूरे मेजर पोर्शन को, ठीक है, मेजर कंपोनेंट को क्या करेंगे? खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ग्रो करने के लिए कुछ तो खाने की जरूरत है ना। क्या खा के जी रहे हैं वो? क्या खा के ग्रो कर रहे हैं वो? राइट? हम कह रहे हैं कि भाई वाइग्रस ग्रोथ हो रही है, हमने तो एयर पंप कर दी तो इसके अंदर तो एरोबिक बैक्टीरियाज आ गए, एरोबिक माइक्रोब्स आ गए, और इन्होंने तो अपना मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। तो कैसे बना लिया? कैसे ग्रोथ करी? खा पी के करी ना। क्या खाया? क्या खाया? ऑर्गेनिक मैटर। क्या खाया? ऑर्गेनिक मैटर। बस यही तो हम चाहते थे, यही तो हम चाहते थे कि इससे ये भी चला जाए, प्राइमरी इफ्लुएंट से ये ऑर्गेनिक मैटर भी चला जाए, यही तो हम चाहते थे। तो बस हो गया हमारा मोटिव सब। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी वजह से क्या हुआ? जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड थी इफ्लुएंट की, वो क्या हो गई? क्या हो गई? रिड्यूस। ठीक है, दिस विल गेट रिड्यूस्ड नाउ। अब ये जो बीओडी है रुक जाओ, ये जो बीओडी है, दिस बीओडी रेफर्स टू द व्हाट? देखो, हमने इतनी आसानी से तो स्टेटमेंट दे दिया कि इन्होंने पूरा ऑर्गेनिक मैटर खा लिया और इसकी वजह से जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड थी वो क्या थी? वो कम हो गई, है ना। तो लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब क्या होती क्या है ये बीओडी? हमें क्या पता। चलो देखो, सबसे पहले देखो कि होती क्या है ये बीओडी, कैसे रिड्यूस हो गई। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर खाया, खा के ग्रोथ करी, वो तो ठीक है, वहां तक तो समझ आता है मैम, आसान भाषा है। लेकिन ये बीओडी कैसे कम हो गई? होता क्या है ये? बीओडी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। कुछ समझ आया? नहीं आया? देखो, यहां पर बात हम कर रहे हैं किसकी? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की। दिस रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड। मतलब अगर मैं बोलूं, देखो मैंने ले लिया कोई एक कंटेनर बना लिया अपन ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था हमसे कि 1 लीटर ऑफ वाटर, है ना, मेजर करने के लिए उन्होंने क्या बोला हमसे? 1 लीटर ऑफ वाटर। तो मैंने ले लिया भाई बीकर, मैंने बोला कि ये लो, इसके अंदर भरा हुआ है 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, कौन सा? वही प्राइमरी इफ्लुएंट वाला। ठीक, 1 लीटर ऑफ वाटर भरा हुआ है। उन्होंने बोला कि जितना भी, ठीक है, जितना भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, जितना भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी क्या करने के लिए? दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय द बैक्टीरिया। अगर 1 लीटर ऑफ वाटर में जितना भी अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उस पूरे ऑर्गेनिक मैटर को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेने के लिए, ठीक है, इस 1 लीटर पानी में जितना भी अमाउंट ऑफ क्या है? ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उसको पूरी तरीके से कंज्यूम करने के लिए जितनी भी जरूरत होगी किस चीज की? ऑक्सीजन की, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की, उसी को कहते हैं बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसी को कहते हैं क्या? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर हुई इतनी बात कि यहां पर 1 लीटर ऑफ वाटर की बात की गई है ताकि आप उसको क्या कर सको? एक मेजरिंग यूनिट में ला सको, है ना, कि फॉर एग्जांपल 1 लीटर ऑफ वाटर में, ठीक है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उस पूरे ऑर्गेनिक मैटर को कंप्लीटली क्या कर देने के लिए? कंज्यूम कर लेने के लिए वो जो पूरी की पूरी ऑक्सीजन डिमांड दिखा रहा है, वो पूरी ऑक्सीजन डिमांड क्या कहलाएगी? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाएगी। मतलब क्या कहलाएगी? बीओडी कहलाएगी। क्या यहां तक क्लियर है? चलिए भाई, यहां तक क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। सी, ये जो बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की हम बात कर रहे हैं, जिसे मैं बार बार बायोलॉजिकल कह देती हूं, ठीक है,
इस ऑक्सीजन डिमांड के बारे में अगर हम बात करें कि ये धीरे धीरे जो रिड्यूस हो रही है वो कैसे रिड्यूस होती है, देखेंगे यहां पर। ठीक है, देखो यहां पर ये जो यहां पर लाइन लिखी है बस इसको समझ लो। अभी जो आपने बीओडी के बारे में समझा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला इस बार मैंने, ठीक है, इसके बारे में जो आपने अभी समझा बस इस लाइन को देख लो, सारी बात क्लियर। क्या कहा कि सीवेज वाटर जो है उसे तब तक ट्रीट किया जाएगा जब तक उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या ना हो जाए, रिड्यूस ना हो जाए। अब देखो इस बात को समझो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है क्या, वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो उसे रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, खा जाने के लिए। ठीक है, अब ये समझो कि जब तक उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, 1 लीटर पानी की बात हुई थी, राइट, जब तक उसमें ऑर्गेनिक मैटर है तब तक उसको खाने के लिए जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे, है ना। और जैसे ही उसमें ऑर्गेनिक मैटर खत्म हुआ, जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा, खत्म होने से पहले अगर हम बात करें कि कम होता जाएगा तो ऑक्सीजन की डिमांड कम 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 कम, और जब ऑर्गेनिक मैटर पूरा खत्म हो जाएगा, उस 1 लीटर पानी से जब पूरा ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा तो ऑक्सीजन की डिमांड पूरी बंद हो जाएगी। मतलब ये जो बीओडी है, ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये जैसे ही रिड्यूस होती जा रही है, मतलब इस पानी में, उस सैंपल ऑफ वाटर में क्या होता जा रहा है, प्राइमरी इफ्लुएंट में क्या होता जा रहा है, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उसका क्वांटिटी, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। बस इसी बात का ये इंडिकेटर है, कौन, बीओडी। किस बात का इंडिकेटर है, अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है मतलब ऑर्गेनिक मैटर भी कम है, तभी तो उसको कंज्यूम करने में ऑक्सीजन की डिमांड कम लग रही है। अगर ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन डिमांड भी ज्यादा होगी, सिंपल है। अब देखो क्या कहा कि सीवेज वाटर को तब तक ट्रीट करेंगे जब तक उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस नहीं हो जाती। ठीक है, रिड्यूस होते होते खत्म नहीं हो जाती, मतलब उसमें जब तक ऑर्गेनिक मैटर खत्म नहीं हो जाता। ऑर्गेनिक मैटर को अगर आपने खत्म करवा दिया तो यही तो आपको करना था, यही तो आपको करना था, हाँ यही तो हमारा मोटिव था। सी, तो दिस बीओडी टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन उसने क्या लिया, ठीक है, बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ सैंपल ऑफ वाटर, एंड दस इनडायरेक्टली बीओडी इज अ मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे को बताएंगी। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है मतलब ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा है, अगर ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा तो डिमांड भी कम होती जाएगी। दोनों चीज इक्वल इक्वल, ठीक है, दोनों चीज इक्वल इक्वल। अगर आपको बीओडी पता है तो मतलब आपको ऑर्गेनिक मैटर का कॉन्सेंट्रेशन भी पता है, अगर आपको ऑर्गेनिक मैटर का कॉन्सेंट्रेशन पता है तो मतलब आपको बीओडी भी पता है। दोनों चीज कैसी चलेंगी, इक्वल इक्वल चलेंगी, दोनों चीजें इनडायरेक्टली एक दूसरे को बता देती हैं, है ना, क्लियर है इतनी बात। अब देखो, जितनी ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी वेस्ट वाटर की, मतलब उसके अंदर क्या है, पोल्यूटिंग पोटेंशियल, मतलब ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर उतना ही ज्यादा है, वो उतना ही ज्यादा पोल्यूटेड वाटर है। जितना ज्यादा जो वेस्ट वाटर है ना, वो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करेगा मतलब उसके अंदर वेस्ट मटेरियल जो है, पोल्यूटिंग मटेरियल जो है वो उतना ही ज्यादा है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। बीओडी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, कुछ भी बहुत कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं है, ठीक है। आई होप आपको यहां क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सी, आगे देखेंगे, वंस द बीओडी ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस्ड, एक बार जब सीवेज की या वेस्ट वाटर की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो द इफ्लुएंट है उसे पास कर दिया जाता है फिर किसमें, सेटलिंग टैंक में, ठीक है। सेटलिंग टैंक में उसको फिर से क्या कर दिया जाता है, अब पास कर दिया जाता है। और यहां पर क्या होगा, बैक्टीरियल फ्लॉक्स को क्या करने की के लिए हम यहाँ पर उसको अलाउ कर रहे हैं, क्या करने के लिए उसे हम यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, ताकि अब ये जितने भी बैक्टीरियल फ्लॉक्स हैं ये सब क्या हो जाए, सेडिमेंट हो जाए इससे, ठीक है। सिर्फ पानी बचे उसके अंदर से, ये जितना भी बैक्टीरियल फ्लॉक्स है जो हमने अभी पढ़ा टर्म, ये क्या हो जाए, उससे सेडिमेंट हो जाए, है ना। टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, टर्म्स वाली दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये जो सेडिमेंट बनेगा, ठीक है, अब यहाँ जो सेडिमेंट मिलेगा, अब जो चीजें सेटल डाउन होंगी इस पानी से, वो कहलाएगा एक्टिवेटेड स्लज।
इससे पहले वाला क्या कहला रहा था, इससे पहले वाला क्या कहला रहा था, याद है? टर्म्स नहीं भूलना। देखो बेटा, इस मैंने टॉपिक में आपको यही कहा है, टर्म्स बिल्कुल नहीं भूलना। देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट हम कर रहे थे, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने देखा क्या क्या यूज हुआ, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। यहां से फिर जो चीजें सेडिमेंट हो गई थी उसके बाद हम यहां से लेकर गए थे निकाल के, क्या, ये देखो प्राइमरी सेटलिंग टैंक से हम निकाल कर लेकर गए थे प्राइमरी इफ्लुएंट को, ठीक है? जो सेटल हो गया था वो कहलाया था प्राइमरी स्लज, ठीक, वो तो सेटल हो गया। जो ऊपर रह गया था मटेरियल उसे हम निकाल कर लेकर गए प्राइमरी सेटलिंग टैंक से, कहां, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। क्या था वो, प्राइमरी इफ्लुएंट, ठीक है? इस प्राइमरी इफ्लुएंट को क्या क्या फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया, मतलब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया। अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में देखो यहां पर ये टर्म्स आया था फ्लॉक्स, ठीक है, फ्लॉक्स, ठीक, टर्म याद रखना है यार, देखो टर्म नहीं भूलना, ठीक है? बहुत सारी एयर पंप कर दी उस प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर, और एयर पंप होने से फिर वहां पे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स क्या हुए, ग्रो कर गए। एरोबिक माइक्रोब्स जब ग्रो कर गए तो वहां पर फिर क्या हुआ, उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए खाना शुरू कर दिया उसमें प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को। ऑर्गेनिक मैटर को खाने लगे तो उनको जरूरत पड़ने लगी ये सब अपनी लाइफ की एक्टिविटीज करने के लिए, किस चीज की, डाइजेस्ट करने के लिए, किस चीज की, ऑक्सीजन की। तो वहां से जो टर्म जनरेट हुआ वो क्या जनरेट हुआ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना? अब ये टर्म जो है ये क्या इंडिकेट करता है, कंसंट्रेशन इंडिकेट करता है ऑर्गेनिक मैटर का भी, या फिर इंडिकेट करता है ऑक्सीजन डिमांड को भी, है ना? जितनी ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर मतलब उतना ज्यादा पोल्यूटिंग मटेरियल अभी भी उस पानी में मौजूद है, और उतनी ही ज्यादा फिर वो ऑक्सीजन की डिमांड करेगा उसको खत्म करने में, उसको डाइजेस्ट कर देने में, उसे पानी से हटा देने में, ठीक है? ये तो चीजें क्लियर थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद हम आए यहां पर कि अब ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वाला हमने पूरा देख लिया मैटर, ठीक है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे फिर से इसको क्या करेंगे, हम सेटलिंग टैंक में डाल देंगे इस पानी को, इस वाटर को फिर से सेटलिंग टैंक में डालेंगे। अब जो सेटल डाउन होगा वो मटेरियल कहलाएगा एक्टिवेटेड स्लज। अब जो इसका सेटल डाउन सेडिमेंट किया हुआ मटेरियल होगा वो कहलाएगा एक्टिवेटेड स्लज, प्राइमरी स्लज के बाद में, है ना? प्राइमरी ट्रीटमेंट में प्राइमरी स्लज, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट हुआ है। अब जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, ठीक है, इस एक्टिवेटेड स्लज का एक स्मॉल पार्ट लेके क्या करते हैं, इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक टू सर्व एज द इनोक्यूलम। और जैसे आप याद करो दही के केस में हुआ था, दही के केस में जो जमा जमाया दही होता है उससे कुछ पोर्शन, छोटा सा पोर्शन लाके डाल दिया जाता है किसमें, मिल्क में, है ना? और फिर बन जाता है वो क्या, फिर से कर्ड। तो वो जो स्मॉल पोर्शन ऐड करते हो आप उसे क्या कहते हो, इनोक्यूलम। सिमिलरली यहां भी ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसका स्मॉल पार्ट लेके जो दूसरा सैंपल है जिसको फिर से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करवाना है उसमें ऐड कर दिया जाता है, और वो वहां पर बिल्कुल वैसा ही फंक्शन करता है जैसा आप दही जमाने वाली प्रोसेस में इनोक्यूलम को यूज करते हो। ये भी सर्व करता है किसकी तरह, इनोक्यूलम की तरह, ठीक है? जो दूसरा सैंपल है उसको भी करवाना है क्या, ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उसके लिए इनोक्यूलम की तरह काम करेगा कौन, अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। क्लियर बात इतनी? अब देखो जो रिमेनिंग मेजर पार्ट है अब, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज तक खत्म, सेडिमेंटेड पार्ट तक खत्म। अब जो रिमेनिंग मेजर पार्ट बचा है उसे क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट तो आपने इनोक्यूलम की तरह यूज कर लिया, जो रिमेनिंग मेजर पार्ट है स्लज का उसे पंप कर दिया जाएगा लार्ज टैंक्स में जिन्हें कहते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स, ठीक है? इन्हें कहते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। ये जो मेजर पार्ट बचा है स्लज का उसे पंप कर दिया जाएगा लार्ज टैंक्स में जिसे हम कहेंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। और ये कैसे हैं, ये एरोबिक नहीं है, ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स हैं। ये क्या कर देंगे, उस स्लज को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देंगे और एनारोबिकली करेंगे। इन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए उस चीज के लिए, है ना? एनारोबिकली करेंगे मतलब इन्हें इस रिएक्शन के लिए, इस एक्टिविटी को करवाने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। हियर अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, यहां पर और भी कुछ काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया हैं विच ग्रो एनारोबिकली, डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजाई इन द स्लज। और भी कई सारे इस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो क्या करेंगे, एनारोबिकली ग्रो करेंगे और बैक्टीरिया और फंजाई जो है उसको क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। देन ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मीथेन,
हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस डाइजेशन के वक्त ये जो बैक्टीरियाज हैं एनारोबिक डाइजेशन के वक्त क्या करेंगे, कई सारे गैसेस बनाएंगे जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो पूरा बिल्कुल मेजर कंपोनेंट है एक्टिवेटेड स्लज का। ठीक है, इसको क्या किया, इसको अब एनारोबिक डाइजेस्टर्स के थ्रू इसको डाइजेस्ट करवाया जाएगा। और ये जो एनारोबिक डाइजेस्टर्स होंगे ये क्या करेंगे, डाइजेशन के बाद ये सारी चीजों को प्रोड्यूस करेंगे जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इन सबको प्रोड्यूस करेंगे। इन सबको प्रोड्यूस करने के बाद फिर क्या होगा फिर क्या होगा, ये जो गैसेस हैं, ठीक है, ये जो गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं अब एनारोबिक डाइजेशन से, इन गैसेस को ही आप कहते हो बायोगैस। समझे, बीओडी वाला जो आपका टॉपिक था, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाला जो आपका टॉपिक था, उससे अब आप शिफ्ट कर रहे हो आपके सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, विच इज बायोगैस या बायोगैस प्लांट। ठीक, अब आप स्विच कर रहे हो इस टॉपिक के ऊपर। ध्यान देंगे भाई, आपको इमेजेस तो दिख ही रही है, इतनी बड़ी 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 मैसिव से ये क्या होते हैं, प्रोडक्शंस होते हैं इनके। देखो जरा, ये जितनी भी गैसेस यहाँ पर बन रही हैं इनको ही कहते हैं हम बायोगैस। क्या कहते हैं, बायोगैस। क्या कहते हैं इनको, बायोगैस। ठीक है, एंड कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इज इनफ्लेमेबल। और इसे एनर्जी सोर्स की तरह यूज किया जा सकता है क्योंकि ये इनफ्लेमेबल होती हैं, ज्वलनशील होती हैं। ठीक है, भड़क जाती हैं चिंगारी मिलने पे ही, तो इसलिए इन सबको आप बहुत सारे मल्टीपल यूजेस इससे किए जा सकते हैं। बहुत ज्यादा इसका यूज किया जा भी रहा है जिसके बारे में आपको पता है। चलो पढ़ते हैं। ये जो इफ्लुएंट है, ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट से जो इफ्लुएंट बचा है ये जनरली क्या कर दिया जाएगा, नेचुरल वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाएगा क्योंकि उसको जो वाटर कंटेंट है उसका तो पूरा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कर दिया गया है डिकम्पोज, है ना, वो तो पूरा खा लिया गया है। सिर्फ जो सेडिमेंट हुआ है वो वाला स्लज जो है उसका ट्रीटमेंट अभी बाकी है ना। सिर्फ जो सेडिमेंटेड पोर्शन था उसका ट्रीटमेंट अभी बाकी था, उसको हमने कर लिया कैसे, एनारोबिकली डाइजेस्ट करवा दिया। ठीक है, और उससे मिल गई हमें गैसेस। अब गैसेस को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो गैसेस हैं बायोगैस उसको भी हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें किसकी, गैसेस को यूज करने के अलावा वो जो उसका पूरा रिमेनिंग इफ्लुएंट था, ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो इफ्लुएंट बचा था उस इफ्लुएंट की अगर हम बात करें तो उस इफ्लुएंट को यहाँ पर फिर नेचुरल वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाएगा क्योंकि अब वो जो है वो पोल्यूशन कॉज नहीं करेगा। राइट, अब वो पोल्यूशन कॉज नहीं करेगा, उसका पोल्यूटिंग मटेरियल तो हमने पूरा क्या करा, एरोबिक बैक्टीरिया से डाइजेस्ट करवा दिया ना, तो अब वो पोल्यूशन कॉज नहीं करेगा। अब आप उसको रिलीज कर सकते हो रिवर्स या स्ट्रीम्स में। ठीक, देन एन एरियल व्यू ऑफ सच अ प्लांट इज शोन इन फिगर। ऐसे प्लांट का एक एरियल व्यू आपको दिखाया गया है। ये बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल जो इनका सेटअप है ये बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जहां पर ये पूरी की पूरी प्रोसेसेस की जाती हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि ये सारे इफ्लुएंट वाली कहानी तो हो गई, है ना, सारे इफ्लुएंट वाली कहानी तो हो गई। बचा है तो बस क्या कि जो एनारोबिक डाइजेशन से गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं, बायोगैस प्रोड्यूस हुई है, इसका क्या देखो, यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब. This methodology has been practiced for more than a century now in almost all parts of the world. Till date, no man-made technology has been able to rival the microbial treatment of sewage. अभी जो आपने ये पूरी की पूरी प्रोसेस पढ़ी है, प्राइमरी ट्रीटमेंट से लेकर सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक, फिजिकल रिमूवल से लेकर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट तक, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस आपने अभी पढ़ी ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स की हेल्प से पॉसिबल है। अदरवाइज आप समझिए कि जो पूरी की पूरी अर्थ है वो सिर्फ वेस्ट मटेरियल से ही भर जाती। इसे ह्यूमन एक्सक्रीटा और जो वेस्ट मटेरियल है उसी से भर जाती, इसे रोकना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन क्यों हम ये सारी चीजें जो है एक साइक्लिक वे में चला पा रहे हैं, कैसे ये सब कुछ साइक्लिंग रिसाइक्लिंग एक चल पा रही है, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स की हेल्प से। अगर माइक्रोब्स ना हो तो ये प्रोसेस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अभी तक कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं बनी है कि जो कंप्लीटली मैन मेड हो, उसमें माइक्रोब्स की कोई जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, अभी तक ऐसी कोई टेक्निक डेवलप नहीं हुई है और ना ही हो सकती है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिपेंड करता है माइक्रोब्स के ऊपर। अगर आपने कोई ऐसी चीज बना भी ली जो माइक्रोब को रिप्लेस करे तो फिर माइक्रोब्स को तो इतना लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना आसान है,
राइट, कंपेयर करें अगर, लेकिन माइक्रोब्स का रिप्लेसमेंट जो आएगा उसका इतना लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बस इसीलिए आपको यहां पर इन दोनों ट्रीटमेंट को आपने पढ़ा, ये जो पूरा आपने आज का टॉपिक पढ़ा, इससे आपको बहुत क्लियर हुआ होगा कि भाई माइक्रोब्स जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उससे बराबरी का, ठीक है, कम या ज्यादा तो नहीं कह सकते, बराबरी का हमें फायदा भी दे रहे हैं। ऐसा फायदा दे रहे हैं कि जिसके बिना लाइफ साइकिल जो चल रही है उस साइकिल में ही क्या आने लग जाएंगे, इश्यूज आने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल है जिसको अभी तक कोई मैन मेड टेक्निक जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकती। चलो अब आ जाते हैं हम एट लास्ट उस चीज के ऊपर, ठीक है। बायोगैसेस तक तो हमने देख लिया कि भाई ये गैसेस भी क्या हो जाएंगी, अब यूज हो जाएंगी, और जो इफ्लुएंट है वो भी अब वाटर बॉडीज में रिलीज किया जा सकता है, वो भी अब उन्हें पॉल्यूट नहीं करेगा। तो ट्रीटमेंट तो हमारा वहां पर कंप्लीट हो गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तो वहां पर, सीवेज ट्रीटमेंट तो कंप्लीट हो गया। अब देखो जरा कि जो वाटर बॉडीज हैं उनकी जरा बात कर लें हम, ठीक। The Ministry of Environment and Forest has initiated Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan to save these major rivers of our country from pollution. ये जो हमारी कंट्री की मेजर रिवर्स हैं इन्हें पोल्यूशन से बचाने के लिए क्या किया गया, कुछ प्लान्स बनाए गए, ठीक है। ये जो हमारी कंट्री की मेजर रिवर्स हैं इन्हें पोल्यूशन से बचाने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने कुछ प्लान्स बनाए। इन प्लान्स के तहत under these plans it is proposed to build a large number of sewage treatment, ठीक है, and plants so that only treated sewage may be discharged in the rivers, ठीक है। देखो बात यही आई कि आपको पता चल गया आज के सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होता है ना। आपको ये भी पता चल गया कि ट्रीटमेंट के बाद जो इफ्लुएंट वाला, मतलब जो पानी बचेगा, आप नॉर्मल लैंग्वेज पे आते हैं, है ना, जो वेस्ट वाटर था उसको जब पूरा प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट दे दिया, अब वो जो वाटर है उसके अंदर पोल्यूटिंग मटेरियल नहीं बचा, है ना। अब उसे रिवर स्ट्रीम्स में और वाटर स्ट्रीम्स में कहीं भी अगर रिलीज कर दिया जाए तो दिक्कत नहीं है, वो पोल्यूशन कॉज नहीं करेगा। लेकिन ये समझो कि ये ट्रीटमेंट को करने के लिए ये जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, STPs जो हमने पढ़ा, ये अगर हर जगह अवेलेबल ही ना हो तो वहां पर जो सीवेज होगा वो तो डायरेक्टली रिलीज कर दिया जाएगा वाटर बॉडीज में, और वो हो जाएंगी कैसी, हद से ज्यादा पोल्यूट, कैसी, बहुत ज्यादा पोल्यूट। तो यहां पर बस वही बात आपसे कही जा रही है कि क्या किया मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने ये डिसाइड किया कि हर जगह इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्निक तो है हमारे पास लेकिन वो टेक्निक हर जगह अगर अवेलेबल नहीं है तो वाटर बॉडीज तो तब भी पोल्यूट हो ही रही हैं। और जबकि ये जो वाटर बॉडीज हैं ये क्या है, दीज आर द मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री, गंगा एंड यमुना, इनको बचाना तो जरूरी है। तो इसलिए लेकर आए फिर गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान की भाई सीवेज ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना जो हमारी वाटर बॉडीज हैं वो सब पोल्यूट हो रही हैं। बिना ट्रीटमेंट के जो पानी को अगर रिलीज कर दिया जा रहा है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं भाई, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा किया जाएगा अगर लॉन्ग टर्म तक तो ड्रिंकिंग वाटर ही मिलना मुश्किल हो जाएगा दुनिया में, है ना। हम सबके लिए ड्रिंकिंग वाटर ही मिलना मुश्किल हो जाना था। और अगर आप बात करो कि मैम फिल्टर कर लेंगे, प्योरिफिकेशन कर लेंगे, तो ये सीवेज ट्रीटमेंट तो जितना फिर भी पॉसिबल है, ठीक है, इसको तो किया जाना फिर भी पॉसिबल है। अगर आप सोचो कि हर वक्त आप पूरा का पूरा पानी अगर पोल्यूट हो जाए और फिर उस पूरे पानी को क्या किया जाए, फिल्टरेशन किया जाए उस पूरे पानी का, प्योरिफिकेशन किया जाए, ठीक है, पोल्यूट होने के बाद, पूरी वाटर बॉडी के पोल्यूट होने के बाद, तो इट विल बी वेरी वेरी हैक्टिक, बहुत ज्यादा दिक्कतें उसमें आने वाली हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, बहुत ज्यादा कॉस्टली वो होगा, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होगा, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस नहीं है। उससे बेटर है कि क्या किया जाए, हर जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की अवेलेबिलिटी हो, सो दैट ओनली द ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज इन द रिवर्स। तो रिवर्स में सिर्फ ट्रीटेड सीवेज को ही डिस्चार्ज किया जाए। क्लियर इतनी बात? Then a visit to a sewage treatment plant situated in any place near you would be a very interesting and educating experience। अब जो आज आपने पढ़ा है, देखो ये कहीं से भी कहीं ऐसी कोई बिल्कुल डीप बायोलॉजी प्रोसेस नहीं है। ये क्या है, ये तो हमारी ह्यूमन वेलफेयर की आसपास पाई जाने वाली प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशंस, उनमें पाया जाने वाला साइंस, उनके पीछे छुपी हुई टेक्निक्स, ये सब कुछ है। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज, जीके है, ईवीएस है, राइट। तो बस एसी ईवीएस से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा चैप्टर, पूरी की पूरी यूनिट है आपकी,
ये वाला चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा ईवीएस वाला चैप्टर है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज फिर भी थोड़ा ठीक था, ये वाला तो कंप्लीटली ईवीएस चैप्टर है। तो आज आपने पढ़ लिया कैसे करते हैं क्या, सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, आज हमने पढ़ा अबाउट द माइक्रोब्स, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ना है एक और नया टॉपिक इसी चैप्टर का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है आपको एक और नया टॉपिक इसी चैप्टर का। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे इस चैप्टर के एक और नए टॉपिक को। तब तक आप क्या करोगे, तब तक आप इन सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज करते रहोगे, है ना। पहली बार पढ़ना और समझ लेना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसे लास्ट तक उतना ही क्रिस्टल क्लियर बना के रखना, उतना ही पॉलिश करता रहे वो ज्ञान आपका, उसके ऊपर जरा सी भी धूल ना चढ़े, जरा सा भी ब्लर ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहोगे। ठीक है, तो बस रिवाइज करते रहिएगा, चले जाइएगा अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन पे, जहां मिल जाएंगी आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट। वहां जाकर आप लेक्चर्स भी देख लीजिएगा और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी जरूर कीजिएगा, हर चैप्टर के बाद करवाए हैं मैंने। ठीक है, और ये पूरा कंटेंट आप यूज कर सकते हो ऐप के थ्रू भी, जो आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो वेबसाइट भी, विच इज www.magnetbrains.com। हर जगह आपको पूरा का पूरा कंटेंट अवेलेबल है एब्सोल्युटली फॉर फ्री। और आप यूज कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।